सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए समझते हैं कैसे मैरिज और डाइवर्स अफेक्ट कर सकती है आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी। कैसे यहाँ पर अगर आप ओकेशन ऑफ मैरिज पे गिफ्ट रिसीव करते हैं या डाइवर्स के टाइम अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हैं अपने स्पाउस को, तो क्या वहां पर इनकम टैक्स लायबिलिटी आएगी। इस केस में अगर आपका कोई चाइल्ड है तो उसकी यहां पर इनकम कैसे क्लब की जाएगी। आइए समझते हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के बारे में डिटेल में। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले गिफ्ट के बारे में और मैरिज और डाइवर्स के ट्रांजैक्शन में होने वाले यहां पर टैक्स लायबिलिटी के बारे में जरूर जान लीजिएगा। तो आइए समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट रिसीव करते हैं अगर आप एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो यहां पर इंडियन इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से अगर आपने कोई गिफ्ट रिसीव करी है एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू 50,000 से ज्यादा का अगर आपने नॉर्मली अगर गिफ्ट रिसीव किया है तो वो आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, यानी आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। 50,000 तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप 50,000 तक यहां पर जो है गिफ्ट रिसीव करते हैं नॉर्मल डेज के अंदर, नॉर्मल ओकेशन के अंदर, तो उस केस में आपको 50,000 तक कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं आने वाली है। पर ध्यान रखिएगा एग्रीगेट वैल्यू अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, अगर वो एक्सीड हो जाती है मैजिक नंबर यानी 50,000 से ज्यादा, तो पूरा का पूरा अमाउंट आपके लिए इनकम हो जाएगी और वो आपकी टैक्स बन जाएगी सर। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर आप यहां पर रूल ऑफ टैक्सिंग गिफ्ट के बारे में बताएं तो यहां पर एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है जो यहां पर दिया गया है, वो है गिफ्ट अगर आपने रिसीव किया है ब्राइड ने और ग्रूम ने ऑन द ओकेशन ऑफ द मैरिज। अगर मैरिज के टाइम यहां पर गिफ्ट रिसीव हुआ है तो वो आपकी टैक्सेबिलिटी का पार्ट नहीं होगा सर। यस, चाहे वो यहां पर 50,000 से ज्यादा भी क्यों ना क्रॉस कर गया हो, फिर भी आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा, वो आपकी इनकम नहीं होगी। तो यहां पर मैरिज के टाइम अगर आप यहां पर जो है गिफ्ट रिसीव करते हैं, कितने का भी गिफ्ट रिसीव करें, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द गिफ्ट रिसीव्ड, आपको यहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। तो बहुत लोग यहां पर अपना काला पैसा वाइट करने के लिए मैरिज फंक्शन के अंदर यहां पर गिफ्ट देते हैं। अपने बेटी को गिफ्ट दे दिया, अपने दामाद को गिफ्ट दे दिया। ऐसे बहुत सारे गिफ्ट्स आपको अगर रिसीव होते हैं तो उसमें आपको ध्यान भी रखना पड़ता है, बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है आपसे जरूर यहां पर पूछ सकता है कि जो इनकम आपको रिसीव हुई है, जो गिफ्ट आपको रिसीव हुई है, क्या सामने वाला पर्सन कैपेबल है आपको देने के लिए। तो ध्यान रखिएगा कभी भी गिफ्ट अगर आप दिखाते हैं, गिफ्ट जो भी रिसीव करिए ब्राइड ने ग्रूम ने वो एग्जेम्प्ट है। ये ध्यान रखिएगा गिफ्ट जो ब्राइडल और ग्रूम ने रिसीव करी है वो एग्जेम्प्ट है। बट अगर गिफ्ट रिसीव करते हैं आपके कोई रिलेटिव, आपके मदर, आपके फादर ऑन द ओकेशन ऑफ मैरिज, वो यहां पर टैक्सेबल हो जाएंगे सर। एग्रीगेट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा गया तो ये प्रोविजन आपके रिलेटिव पे एप्लीकेबल नहीं है, ये आप पे एप्लीकेबल है, बिकॉज आपकी मैरिज है, आपकी मैरिज है, आपने रिसीव किया है, आपके लिए टैक्स फ्री है। बट आपके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर ने अगर कोई गिफ्ट रिसीव करी है वो यहां पर टैक्सेबिलिटी हो जाएगी 50,000 से ज्यादा। ये ध्यान रखिएगा ऑन ओकेशन ऑफ मैरिज। बहुत सारे लोग यहां पर जो है इसको टूल यूज करते हैं कन्वर्ट अपनी अनअकाउंटेड मनी को व्हाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए। तो यहां पर कभी भी ध्यान रखिएगा अगर कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट यानी ऐसा अमाउंट जो यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में आ जाता है, तो उस केस में अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं तो अथॉरिटी आपसे क्या क्या पूछ सकती है सर। अथॉरिटी आपसे पूछ सकती है कि आपने खर्चा कितना किया अपने मैरिज फंक्शन में, आपकी डिटेल ले सकती है, सोर्स ऑफ एक्सपेंस क्या है, आपने इतना करोड़ों का खर्चा किया है तो इसका सोर्स क्या है, इनकम कहां से आई आपके पास इतनी। टैक्स अथॉरिटी ये भी आपको पूछ सकती है कि आप फंक्शंस के फोटोग्राफ दीजिए, वीडियो दीजिए, ताकि यहां पर जो है आपने जो सेलिब्रेशन किया है उसका एस्टिमेशन यहां पर लगाया जा सके। जो मैरिज में खर्चा हुआ है वो आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है नहीं किया है। उसके अलावा जो अमाउंट ऑफ गिफ्ट आपको मिली है वो भी यहां पर देखी जाएगी कि यहां पर वो उसको जस्टिफाई कर रही है जितना आपने खर्चा किया है। आपने खर्चा किया 10,000 20,000 का, गिफ्ट आपको मिल रही है सर 1 करोड़ की, 2 करोड़ की। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर जो है आपकी स्क्रूटनी कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा गिफ्ट लेते वक्त अगर कोई सब्सटेंशियल अमाउंट हुई, अगर आप क्लेम कर रहे हैं ऐसे गिफ्ट, तो यहां पर आपको प्रूफ करना पड़ेगा जो सामने वाला पर्सन यहां पर दे रहा है उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, जो पर्सन दे रहा है यहां पर क्या वो कैपेबल है भी या नहीं, या फिर यहां पर अपना काला पैसा अनअकाउंटेड मनी आप उसके थ्रू यहां पर व्हाइट मनी तो नहीं करवा रहे हैं। अगर आप वो एस्टेब्लिश करने से छूट गए तो यहां पर आपको यहां पर जो है फ्लैट रेट 60% की इनकम पे आपने जितना भी गिफ्ट रिसीव किया उसमें 60% फ्लैट रेट लग जाएगा। उसके साथ साथ बोनस आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी भी यहां पर देनी पड़ जाएगी सर।
अब आ जाते हैं सेकंड टॉपिक पे हमारे यहां पर। अगर आपकी स्पाउस है और उसको गिफ्ट रिसीव होता है तो यहां पर आपको क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। लाइक मैरिज गिफ्ट, आप अगर गिफ्ट रिसीव करते हैं किसी भी रिलेटिव से, जैसे कि आपकी स्पाउस से भी अगर आप रिसीव करते हैं तो वो आपके इनकम का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज यहां पर टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के अंदर उसको एक्सेप्ट कर दिया, यानी एग्जम्पशन दिया गया है। अगर आप किसी भी रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करते हैं 50,000 से ज्यादा भी, तो भी आपको यहां पर जो 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगेगा। तो यहां पर अगर आपने गिफ्ट दिया गया है, अपनी स्पाउस को मिला गया है, तो वो टैक्स फ्री है। आप उसको यहां पर आपकी जो लायबिलिटी है वो यहां पर कम नहीं होने वाली है सर। इनकम जो भी आपके स्पाउस करेगी उस गिफ्ट से, अमाउंट जो भी मिला है उससे जो इन्वेस्टमेंट किया है उसकी जो इनकम है वो आपको यहां पर जो है क्लब जरूर हो जाएगी। तो यहां पर जो एग्जम्पशन क्लबिंग अप्लाई हो जाएगा। गिफ्ट अगर आप रिसीव करते हैं ब्राइडल से, ब्राइड अगर रिसीव करती है अपने फादर इन लॉ से, मदर इन लॉ से, तो उस केस में यहां पर क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाता है। एंड यहां पर इवन वो गिफ्ट असेट कन्वर्ट क्यों ना कर दे अनदर असेट्स में, तो भी आपकी क्लबिंग में यहां पर आ जाएगी सर। क्लबिंग प्रोविजन कब अप्लाई नहीं होगा? अगर आप यहां पर जो अपने स्पाउस ने जो आपने गिफ्ट दी है, जो गिफ्ट मिली आपके स्पाउस को, उससे अगर किसी ने उसने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या अदर इन्वेस्टमेंट किया है, वो उसकी इनकम का पार्ट माना जाएगा, वाइफ अपने स्पाउस की, ना कि आपके इनकम का पार्ट माना जाएगा। उसके अलावा अगर आपकी मैरिज में डाइवोर्स हो जाता है या डेथ हो जाती है किसी ऑफ द स्पाउस की, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्लबिंग प्रोविजन, बात करते हैं माइनर इनकम की। तो माइनर की बात करते हैं तो अगर कोई इनकम है जो माइनर चाइल्ड अर्न कर रहा है, पैसिव इनकम है, तो वो आपकी क्लब्ड हो जाएगी पेरेंट्स की जिसकी इनकम हायर है। यानी अगर फादर की इनकम हायर है तो उनके अंदर क्लब हो जाएगी, अगर मदर की इनकम हायर है तो उनके अंदर क्लब हो जाएगी माइनर की इनकम। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर माइनर की इनकम कौन सी क्लब हो सकती है। एक बार अगर क्लब हो गई तो वो यहां पर सब्सिक्वेंट ईयर में उन्हीं के पेरेंट्स की क्लब होगी। यानी फादर में एक बार हायर, फादर की थी सैलरी, फादर की इनकम ज्यादा है तो फादर में क्लब हो जाएगी। नेक्स्ट साल अगर यहां पर जो एक बार फादर की हो गई तो नेक्स्ट साल से फादर की होती जाएगी, जब तक आपको चेंज नहीं करना, जब तक यहां पर जो है असेसिंग ऑफिसर से आप चाहे तो यहां पर असेसिंग ऑफिसर भी जो है वो डायरेक्ट कर सकता है, आपको क्लबिंग चेंज करने का मौका दे सकता है। अगर किसी पेरेंट्स की इनकम यहां पर जो है फादर की इनकम नेक्स्ट साल कम हो गई और मदर की इनकम नेक्स्ट साल ज्यादा हो गई, तो उस केस में यहां पर असेसिंग ऑफिसर आपको अलाउ कर सकता है। ध्यान रखिएगा यहां पर जो है पेरेंट्स को एग्जम्पशन मिलता है 1500 रुपए का पर चाइल्ड के हिसाब से, पर ईयर के हिसाब से, इन एक्सेस ऑफ द इनकम जितनी भी क्लब करी गई है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कि सभी इनकम यहां पर क्लब नहीं होती चाइल्ड की, सिर्फ पैसिव इनकम होती है, जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, कैपिटल गेन हो गया। उसके अलावा ऐसी बहुत सारी इनकम है जो चाइल्ड की यहां पर जो है पेरेंट्स में क्लब नहीं होती है, जैसे कि कोई भी स्किल किया, टैलेंट शो किया या खुद के पर्सनल एफर्ट से किया, तो यानी कि आर्टिस्ट है, इवन चाइल्ड लेबर, वो सभी क्लबिंग प्रोविजन में नहीं आते। तो क्लबिंग प्रोविजन डू नॉट अप्लाई टू द इनकम। यहां पर माइनर अगर सफर कर रहा है फिजिकल डिसेबिलिटी से, तो फिजिकल डिसेबिलिटी से अगर माइनर सफर कर रहा है, उससे कोई इनकम, वो फिर भी कोई इनकम जनरेट कर रहा है, तो उस केस में आपका क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। अगर दोनों सेपरेट हो जाते हैं, मदर और फादर दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो उस केस में जो मेंटेन कर रहा है माइनर को उसके अंदर क्लब होगी। इन केस अगर कोई जुडिशियल कस्टडी दी जाती है, चेंज की जाती है, तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन तब अप्लाई होंगे जब पेरेंट्स मेंटेन कर रहा है माइनर चाइल्ड को, उसमें अप्लाई हो जाएंगे। अब आ जाते हैं, बात करते हैं टैक्सेशन ऑफ एलिमनी। एलिमनी बात यह है कि अगर आप डाइवोर्स करते हैं तो यहां पर जो कोर्ट है वो यहां पर कुछ अमाउंट यहां पर स्पाउस को देते हैं, तो उस केस में यहां पर क्या टैक्सेबिलिटी आती है वो देख लेते हैं। तो इन केस ऑफ डाइवर्स द कोर्ट, जनरली यहां पर कोर्ट जो है लमसम एलिमनी यहां पर देती है या फिर पीरियडिकल पेमेंट यहां पर देती है जो डिमांडेड की गई होती है। तो यहां पर कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन इस इनकम टैक्स के अंदर नहीं दिया गया है, बट यहां पर जो है टैक्सेबिलिटी ऑफ एलिमनी की अगर बात करें तो जनरल टैक्सेशन रूल और बहुत सारे जुडिशियल यहां पर डिसीजन को देखते हुए यहां पर जो है इसको इनकम नहीं ट्रीट किया गया, इसको कैपिटल रिसिप्ट ट्रीट किया गया है। तो लमसम जो भी एलिमनी यहां पर रिसीव्ड होती है स्पाउस को, उसमें कोई भी यहां पर आपको टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी एंड यहां पर आपकी कैपिटल रिसिप्ट मानी जाएगी। जितना भी कंसिडरेशन रिसीव किया है वो टैक्स फ्री है, बिकॉज ये यहां पर एग्रीमेंट टू रिलीज ईच अदर फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ मैरिज है। तो यहां पर सेपरेट करने के लिए यहां पर एग्रीमेंट किया गया है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट मानी गई है। बट अगर कोई पीरियडिकल पेमेंट करता है, हर सालाना अगर कोई यहां पर पेमेंट करता है, तो वो यहां पर टैक्सेबल होगी, वो कैपिटल रिसिप्ट नहीं मानी जाएगी। ये ध्यान में रखिएगा। और इंटरेस्टिंग ये बात है कि यहां पर जो पैसा दे रहा है उसके लिए कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं दिया गया है इनकम टैक्स के अंदर।
तो आइए समझते हैं इनकम टैक्स में टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट के बारे में क्या कहा गया है। अगर आप पैसा मनी रिसीव करते हैं 50,000 से ज़्यादा तो पूरा का पूरा आपकी इनकम का पार्ट हो जाएगा सर। अगर आप यहाँ पर कैश रिसीव करते हैं 50,000 तक अगर करते हैं तो कोई इशू नहीं है, 50,000 तक आपको यहाँ पर अलाउड है, 50,000 तक आपको कोई भी यहाँ पर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। बट 50,000 से ज़्यादा आप जनरली अगर किसी से ले लेते हैं गिफ्ट तो उस केस में वो आपके इनकम का पार्ट पूरा का पूरा हो जाएगा। यानी 1 लाख अगर आपने ले लिया तो पूरा का पूरा 1 लाख हो जाएगा। इसमें एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यहां पर अगर आप मैरिज ओकेशन में यहां पर अगर आप कैश लेते हैं तो उस केस में आपके इनकम का पार्ट नहीं होगा, बिकॉज मैरिज ओकेशन में अलाउड है गिफ्ट। बट ध्यान रखिएगा कैश में अगर आप 2 लाख से ज्यादा लेते हैं तो उस केस में यहां पर रिपोर्टिंग जो यहां पर हो सकती है, यहां पर आप पे जो इनकम टैक्स का यहां पर नोटिस आ सकती है। तो 2 लाख से कभी भी ज्यादा कैश में मत लीजिएगा, मैरिज ओकेशन पे भी। हाँ, चेक ले सकते हैं आप, चेक चलेगा जरूर, बिकॉज यहां पर कैश में आप 2 लाख से ज्यादा रिसीव नहीं कर सकते, बट चेक में या अदर मोड में आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कैश में कभी भी 2 लाख से ज्यादा आप मैरिज में कभी भी ना ले, अदरवाइज आपके इनकम टैक्स नोटिस आ सकती है। उसके अलावा मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो चीजें मूव होती है, अगर वो विदाउट कंसिडरेशन है, यानी बिना कंसिडरेशन को ही आपको यहाँ पर शेयर्स दे दिए, गिफ्ट रिसीव कर दिया, जैसे कि शेयर्स रिसीव किया, तो यहाँ पर अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा हुई तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। और अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन यानी भाव था लाख रुपए 10 लाख रुपए का था, बट आपको यहाँ पर 10,000 में ही दे दिया, तो उस केस में यहाँ पर 10,000 के अंदर है तो कोई इशू नहीं है। 10,000 से ज़्यादा चला गया तो जितना भी यहाँ पर एक्सीड चला गया तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा, जो फेयर मार्केट वैल्यू है और जो कंसिडरेशन आपको रिसीव है वो 50,000 से ज़्यादा हुआ तो आपकी इनकम मान ली जाएगी। यानी एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपये है और यहाँ पर आपको दिया गया है 10,000, तो यहाँ पर नॉर्मली 90,000 होता है, तो 90,000 यानी 50,000 से ज्यादा एक्सीड हो गया तो ये आपकी इनकम का पूरा पार्ट हो जाएगा सर। 90,000 पूरी की पूरी इनकम का पार्ट बन जाएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, विदाउट कंसिडरेशन, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अगर आपकी स्टैम्प विदाउट कंसिडरेशन यानी फ्री में आपको यहाँ पर गिफ्ट दी गई है, आपको प्रॉपर्टी आपके फादर इन लॉ ने किसी ने भी यहाँ पर गिफ्ट करी है, विदाउट कंसिडरेशन है, 50,000 से ज्यादा हुई तो वो पूरी की पूरी आपके इनकम का पार्ट हो जाएगा। 10 लाख की प्रॉपर्टी आपके फादर इन लॉ ने आपको दे दी, पूरी की पूरी आपको यहाँ पर जो है टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 50,000 से ज्यादा। अगर इनएडुकेट कंसिडरेशन है, 10 लाख की थी, 1 लाख में आपके इनएडुकेट कंसिडरेशन हुआ और 1 लाख में दिया तो 9 लाख यानी 50,000 से ज्यादा हुआ 9 लाख, तो उस केस में यहां पर जो है आपकी इनकम का पार्ट हो जाएगा सर, या 10% ऑफ कंसिडरेशन। अब आपको कुछ एक्सेप्शंस यहां पे दिए गए हैं, जहां पर सेक्शन 56(2)(x) के 10 के अंदर यहां पर अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं, कितना भी रिसीव करते हैं, किसी से भी रिसीव करते हैं, तो आपको यहां पर 1 रुपये का भी इनकम टैक्स नहीं आएगा सर। अगर आप किसी भी रिलेटिव से यहां पर गिफ्ट रिसीव करते हैं, रिलेटिव जैसे कि स्पाउस हो गई आपकी, रिलेटिव में कौन होगी सर, आपकी स्पाउस हो गई, आपकी पत्नी से आपने गिफ्ट रिसीव किया है, 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगेगा सर। आपके ब्रदर सिस्टर से भी आपने अगर गिफ्ट रिसीव किया 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज यहां पर गिफ्ट केस के अंदर ये एग्जेम्प्ट है सर। अगर आपने ब्रदर सिस्टर की वाइफ से, ऑफ द इंडिविजुअल वाइफ से, यहाँ वाइफ के ब्रदर सिस्टर से भी गिफ्ट लिया तो भी कुछ नहीं लगने वाला आपको इनकम टैक्स। तो यहां पर अगर आपके ब्रदर सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स से भी अगर आपने लिया, पापा के ब्रदर सिस्टर, मदर के ब्रदर सिस्टर से भी अगर आपको गिफ्ट मिली है तो भी यहां पर आपको 1 रुपये का भी यहां पर जो है टैक्स लायबिलिटी नहीं आने वाली है। उसके अलावा अगर लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट है, अगर आपके दादा परदादा या फिर आपके बच्चे, उनके बच्चे, आपके वाइफ के दादा परदादा, उनके बच्चे से अगर गिफ्ट कोई रिसीव हुई है तो भी आपको टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, या फिर इन सभी के स्पाउसेस से अगर आपको गिफ्ट मिलती है तो भी आपको टैक्सेबिलिटी यहां पर नहीं आने वाली है सर। इनकम टैक्स में ये छूट दी गई है। उसके अलावा अगर एचयूएफ है, अगर किसी मेंबर से अगर लेता है तो भी यहां पर आपको टैक्सेबिलिटी नहीं आने वाली है। तो ये बात हो जाती है रिलेटिव की। रिलेटिव के केस में अगर कितना भी गिफ्ट रिसीव किया गया हो तो यहां पर टैक्सेबिलिटी नहीं आने वाली, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कोई भी गिफ्ट हो, यहां पर रिलेटिव दे सकता है, 1 रुपये का भी टैक्स आपको नहीं चुकाना। उसके अलावा ओकेशन ऑफ मैरिज, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि अगर आपको मैरिज फंक्शन में गिफ्ट मिलता है तो आपको यहां पर 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना, चाहे वो 50,000 से ज्यादा क्यों ना हो सर। पर कैश में ध्यान रख लीजिएगा 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा विल है, इनहेरिटेंस के अंदर, डेथ के अंदर, लोकल अथॉरिटी के अंदर, या किसी फंड, फाउंडेशन, यूनिवर्सिटी, अदर एजुकेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, या फिर जो रजिस्टर्ड है 12A के अंदर, इनसे कोई गिफ्ट रिसीव्ड होती है, अगर इन सभी से कोई गिफ्ट रिसीव होती है, जो लिस्ट यहां पर पूरी दी गई है, तो यहां पर जो है आप देख सकते हैं अदर
अदर सच क्लास ऑफ पर्सन जो नोटिफाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसके अलावा जो इंडिविजुअल ट्रस्ट अगर कोई क्रिएट करेगी फॉर बेनिफिट ऑफ रिलेटिव, ट्रांजैक्शन किया है जो ट्रांजैक्शन नॉट ट्रांसफर नहीं माना गया सेक्शन 47 के अंदर, कैपिटल गेन के अंदर, इन सभी केसेस के अंदर आपको अगर गिफ्ट मिलती है सर तो आपके 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगने वाला है। इनकम टैक्स में ये एग्जम्पशन यहां पर दिया गया है, बहुत बड़ा एग्जम्पशन दिया गया है। अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं, सही से टैक्स प्लान करते हैं, तो उस केस में यहां पर अगर आपको गिफ्ट रिसीव होती है और यहां पर आप गिफ्ट जनरेट करते हैं, गिफ्ट रिसीव करते हैं, तो उस केस में आपको 1 रुपए का भी टैक्स नहीं लगने वाला है। सो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।